23 मार्च 1994 के दिन रशिया के मॉस्को शहर में बने हुए इस एयरपोर्ट में एरोफ्लोट फ्लाइट नंबर 593 अपने पार्किंग एरिया में पार्क की हुई थी। उसके ऊपर कर्मचारी लोग साफ सफाई उसकी कर रहे थे, उसकी रूटीन सर्विस कर रहे थे, क्योंकि अब जल्दी ही इसको यहाँ से मॉस्को से उड़ान भरकर हांगकांग शहर में लैंड करना था। और इस रूटीन सर्विस को करने के बाद जल्दी इस फ्लाइट को पीछे की तरफ धकेल कर खुले एरिया में लाया गया, जहाँ इसके आगे वो सीढ़ियां लगाई गई, जिसके ऊपर चढ़कर सभी पैसेंजर लोग इस फ्लाइट के अंदर आराम से बैठने वाले थे। रात 9 बजे के आसपास तकरीबन 75 लोगों से फ्लाइट पूरी भर चुकी थी। सभी लोग अपनी अपनी जगह पर जाकर बैठ चुके थे और 3 पायलट्स इस फ्लाइट के अंदर दाखिल हुए और यही तीनों लोग अब इस फ्लाइट को उड़ाकर यहाँ मॉस्को से हांगकांग शहर तक जाने वाले थे। अब जैसे ही रात को तकरीबन 11 बजे के आसपास ये फ्लाइट अपने निर्धारित टाइम से थोड़ा सा लेट मॉस्को एयरपोर्ट से उड़ी। उस टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था, कुछ भी यहाँ दिक्कत नहीं थी। सभी पैसेंजर्स अंदर अपना फ्लाइट का आनंद ले रहे थे। सभी एयर होस्टेस अभी खाने पीने की सेवा वो शुरू करने वाले थे, उसकी तैयारियां कर रहे थे और तीनों पायलट अपने कैबिन में आराम से प्लेन को कंट्रोल करके इसको हांगकांग की तरफ लेकर जा रहे थे। बट तकरीबन 11:15 या फिर 11:30 बजे के आसपास जो इस फ्लाइट का मेन कैप्टन था उसकी शिफ्ट खत्म हुई। अब क्योंकि ये फ्लाइट बहुत ही लंबे रूट की होने वाली थी, मॉस्को से सीधा हांगकांग, और इस फ्लाइट को वापस भी आना था, तो इस फ्लाइट के मेन कैप्टन ने कहा कि मैं थोड़ा सा जाकर रेस्ट कर लेता हूं, बाकी तुम दोनों पायलट तो हो ही, तुम आराम से इस प्लेन को कंट्रोल कर सकते हो, कोई खास बात नहीं है। ये बिल्कुल एक रूटीन उनका काम चल रहा था। मेन कैप्टन वहां अपनी सीट से उठा, अपने जाकर कैबिन में वो सो चुका था। अब इस फ्लाइट के मेन कैप्टन बन चुके थे यारोस्लाव किंड्रिंस्की, और दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे थे एज ए पायलट या फिर मैं कहूं को पायलट इगोर, और इन दोनों को ही फ्लाइट उड़ाने का तकरीबन 15,000 घंटे का एक्सपीरियंस था। वैसे तो इन दोनों पायलट्स ने इस पूरे रूट पर काफी बार फ्लाइट्स उड़ाई हैं, बट अब की बार जिस प्लेन को ये इस रूट पर चला रहे थे वो था एयरबस 310, यानी कि ये इस पूरी एरोफ्लोट कंपनी के नए नए जहाजों में शामिल था। उस टाइम पर ये एयरबस 310 बिल्कुल नया नया जहाज दुनिया में आया था और अलग अलग कंपनियां सभी इसको अपने बेड़े के अंदर शामिल करने में लगी हुई थी। एरोफ्लोट ने भी काफी सारे जहाज एयरबस 310 को खरीदा और अपने बेड़े के अंदर शामिल किया। अब क्योंकि ये जहाज बिल्कुल नया सा ही था, बट फिर भी इन दोनों पायलट्स को अच्छे से उड़ाना आता था। लेकिन एक खास बात ये भी थी कि इन तीनों ही पायलट्स ने, जो कि इस प्लेन के अंदर मौजूद थे, इन तीनों ने ही पहले सारे रशियन मेड जहाज ही उड़ाए थे। अब वो दूसरी तीसरी बार ही एयरबस का जहाज उड़ा रहे थे। रशियन जहाजों के सारे स्टैंडर्ड्स जो है वो अलग है, थोड़े से कंट्रोल भी उनके अलग हैं। एयरबस द्वारा बनाए गए जहाजों के भी थोड़े बहुत कंट्रोल अलग हैं, बाकी सब कुछ सिमिलर ही था। खैर, यारोस्लाव और इगोर अपने इस जहाज को पूरी तरीके से कंट्रोल करते हुए बहुत तेजी से हांगकांग की तरफ बढ़ रहे थे। पीछे पैसेंजर्स के कैबिन के अंदर सारे एयर होस्टेस अपनी अपनी वो ट्रे लेकर घूम रही थी, इधर उधर जिसको भी खाना पीना था वो उससे खरीद रहा था, और जिनके पहले ही प्री बुक्ड मील थे वो उनको दे रहे थे। अब रात भी काफी ज्यादा हो चुकी थी और मोस्टली पैसेंजर्स आराम से सो चुके थे अपना अपना कंबल निकालकर। बट इन्हीं पैसेंजर्स के अंदर एक व्लादिमीर मैकारोव नाम का भी एक और पायलट बैठा हुआ था, और वो भी रशियन एयरवेज के अंदर पायलट की नौकरी कर रहा था। और अब की बार वो पैसेंजर्स के अंदर इसलिए बैठा हुआ था क्योंकि उसका परिवार भी उसके साथ में था, और ये पूरा का पूरा परिवार इकट्ठा होकर, उसके बच्चे साथ में, ये सारे लोग हांगकांग जा रहे थे छुट्टियां मनाने के लिए, एक वीकेंड को अच्छे से एंजॉय करने के लिए। बट जैसे ही ये रात घनी हुई, सारे पैसेंजर सो चुके थे। व्लादिमीर को उस टाइम पर नींद नहीं आ रही थी। ऑब्वियसली वो खुद एक पायलट है, जहाज के अंदर बैठा है, तो उसको सारी चीजें पता है कि किस तरीके से जहाज उड़ाया जाता है, किस तरीके से कंट्रोल करते हैं। तो पायलट जहाज के अंदर जब बैठा होता है तो उसको नींद कैसे आएगी? उसका भी मन करेगा कि वो जाकर जहाज को उड़ाए। और बिल्कुल इसी सोच को लेकर व्लादिमीर अपनी सीट से खड़ा हुआ, सीधा कॉकपिट के पास गया। वहां जाकर एयर होस्टेस से बात करी कि देखो, मेरा लाइसेंस रहा, मैं खुद एक पायलट हूं और मुझे अंदर जाना है, पायलट से बात करनी है। ये चीज देखकर एयर होस्टेस ने कैबिन का दरवाजा खोला। सीधा व्लादिमीर अंदर गया, दोनों पायलट से बात करने लगा कि मैं भी पायलट ही हूं तुम्हारे जैसे रशियन एयरवेज के अंदर, और मैं क्या तुम्हारे साथ यहाँ बैठ सकता हूँ क्या? अब क्योंकि तीसरा मेन पायलट, इस जहाज का मेन कैप्टन तो सोने के लिए जा चुका था, इसलिए तीसरी सीट यहाँ पर खाली थी। और इन दोनों पायलट्स ने कहा कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी तो पायलट ही हो, तुम आराम से हमारे साथ बैठो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बात सुनकर व्लादिमीर पिछले वाली सीट के ऊपर बैठ चुका था और देख रहा था कि ये दोनों लोग कैसे प्लेन उड़ा रहे हैं और कैसे वो खुद भी जहाज को उड़ाता है। अंदर बैठते ही तीनों पायलट्स ने आपस में बातें करनी शुरू कर दी कि ये एयरबस का जहाज कैसा है, इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो ये दोनों मेन कैप्टन जो अभी जहाज को उड़ा रहे थे, इन दोनों ने बताना शुरू कर दिया कि हाँ, बहुत अच्छा है, अभी ये पूरी तरीके से ऑटो पायलट मोड पे है और हम तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, हम आराम से बैठे हैं, जस्ट जहाज अपने आप उड़ता जा रहा है, हांगकांग पहुंचकर हम इसे कंट्रोल कर लेंगे। रात के एग्जैक्टली 12:40 मिनट का टाइम हो चुका था और अब की बार फिर से एक बार और इस कैबिन का दरवाजा खटका, और ये दरवाजा किसी और ने नहीं बल्कि व्लादिमीर के लड़का और लड़की, जो कि अपनी सीट पर अभी तक सो रहे थे। बट जैसे ही उनकी नींद खुली और जैसे ही उन्होंने देखा कि पापा यहाँ से गायब हैं, उन्होंने जाकर एयर होस्टेस से पूछा कि मेरे पापा कहाँ पर है। तो एयर होस्टेस ने बता दिया कि वो अंदर कैबिन में बैठे हुए हैं, और अपने पापा को ही ढूंढते ढूंढते 15 साल का एल्डार और 13 साल की याना नाम के दोनों बच्चे सीधा कैबिन की तरफ गए। वहां जाकर दरवाजा खटखटाने लगे। जैसे ही पीछे बैठे व्लादिमीर ने दरवाजा खोला, अपने दोनों बच्चों को सामने खड़ा देखा, उसे पूछने लगा कि हाँ भाई बताओ, क्या बीमारी है, तुम यहाँ क्यों आए हो? बच्चों ने बताना शुरू कर दिया कि हम आपको ढूंढते ढूंढते आए हैं। अब बच्चों के लिए सामने कैबिन, जहाज का एक कैबिन, ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एक्साइटिंग चीज उन्हें लग रही थी। हमारे लिए तो आज तक है, हमने तो आज तक अंदर से नहीं देखा, बैठे तो बहुत बार हैं, बट अब 13 और 15 साल के बच्चे किसी जहाज के कैबिन में जाएंगे तो उनको तो एक्साइटमेंट होगी ही। और यही एक्साइटमेंट अब एल्डार और याना को भी थी। वो अपने पिता से बात करते करते कैबिन के अंदर घुस आए और इधर उधर देखने लगे। इतने सारे कंट्रोल्स, इतने सारे बटन्स, इतने सारी लाइट्स वगैरह जल रही हैं, और अपने पापा से पूछने लगे कि ये जहाज पूरा कैसे काम करता है। अब जैसे ये दोनों बच्चे अपने पिता से सवाल पूछ रहे थे और उसका पिता यानी कि व्लादिमीर सारे उत्तर दे रहा था कि ये बटन किस काम आता है, ये लीवर किस चीज का है, ये वार्निंग लाइट किस चीज की है, ये इंडिकेटर्स क्या क्या बोलते हैं, कौन कौन से लेवल्स हमें देखने होते हैं, ये सारी चीज उसको बताते बताते खुद को बहुत ज्यादा प्राउड फील कर रहा था। थोड़ा सा अंदर उसके, आप समझ ही सकते हैं ना, एक्साइटमेंट आ गई कि देखो मैं मेरे बच्चों को नई नई चीजें सिखा रहा हूं, और भी पायलट्स यहाँ बैठे हैं, उनके सामने मैं ये सब चीजें बता रहा हूं। अब उसके बताते बताते कैप्टन किंड्रिस्की, जो इस फ्लाइट का अभी तक मेन कैप्टन था, उसी के हाथ में पूरा जहाज था। उसने अपनी सीट से सीट बेल्ट हटाई, वहां से खड़ा हुआ पीछे की तरफ आया। सोच कर देखिए आप, जहाज की अभी सबसे मेन कुर्सी जिसके ऊपर बैठकर व्यक्ति पूरे जहाज को कंट्रोल कर सकता है, वो अब खाली हो चुकी थी, और पीछे से 13 साल की याना
कैप्टन केंड्रिस्की ने उसको आगे की तरफ भेजा और थोड़ा सा जगह बनाते हुए कुर्सी और कैबिन के साइड में से जगह बनाते हुए आगे की तरफ याना को लेकर आया और याना को उस मेन कैप्टन वाली कुर्सी पर बैठा दिया। मुझे तो अभी तक समझ नहीं आया कि ऐसी बेवकूफी कोई कर कैसे सकता है। इतने सारे लोगों की जान और करोड़ों रुपए का तुम ये जहाज अपने साथ लेकर चल रहे हो, तुम्हारी नौकरी भी इससे खतरे में आ सकती है। ऐसी गलती करने के बारे में तो सोचना भी नहीं चाहिए। बट ऐसी चीज हुई और इतना ही नहीं, यहाँ कैप्टन केंड्रिस्की ने उठने से पहले अपने हाथ से कंट्रोल्स साइड वाले को पायलट के हाथ में नहीं सौंपे। आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। उस टाइम पर इस जहाज के को पायलट यानी कि इगोर अपनी सीट को पीछे की तरफ बेंड करके आराम से लेटा हुआ था, बुरी तरीके से रेस्टिंग पोजीशन में था। उसको नहीं पता था कि इस पूरे कैबिन के अंदर आखिर चल क्या रहा है। खैर, जैसे ही यहाँ से कैप्टन केंड्रिस्की उठे, याना सामने आकर बैठी और कंट्रोल्स भी पूरे जहाज के इसी सीट के ऊपर थे। अगर उस तरफ सौंप भी दिए होते, अगर को पायलट के हाथ में कंट्रोल्स होते भी, तो भी वो उस टाइम पर कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वो बाबूजी तो आराम से पीछे की तरफ लेटकर सो रहा था, रेस्ट कर रहा था। याना अब सामने बैठकर एक एक बटन के ऊपर हाथ लगा लगा कर अपने पिता से पूछने लगी कि ये बटन किस चीज का है। पीछे खड़ा कैप्टन केंड्रिस्की वो भी बताने लगा कि बेटा ये बटन इस चीज का है, ये लीवर है, ये थ्रोटल है, इससे हम जहाज के अंदर थ्रस्ट बनाते हैं, इससे जहाज के विंग पे लगे हुए फ्लैप्स खुल जाते हैं, इससे इतनी डिग्री को हम झुका पाते हैं। तभी यहाँ पर पीछे बैठे हुए व्लादिमीर का ध्यान अपनी बेटी याना के उल्टे हाथ पर गया और उस टाइम पर याना ने उल्टे हाथ से वो जो स्टीयरिंग होता है पूरे जहाज का, जो आपने देखा भी होगा, उसी स्टीयरिंग को अपने हाथ से उसने पकड़ा हुआ था उस टाइम पर। और जैसे ये चीज व्लादिमीर ने नोटिस करी, व्लादिमीर ने याना से पूछा कि क्या तुमने इस व्हील को थोड़ा सा घुमाया है क्या। उस टाइम पर याना ने कहा हाँ, मेरे से थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ मुड़ गया है, तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यहाँ पीछे खड़े कैप्टन केंड्रिस्की ने कहा नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा जहाज ये ऑटो पायलट मोड पे है और जैसे ही अगर तुमने थोड़ा लेफ्ट भी किया होगा तो भी ये जहाज अपने आप सीधा हो जाएगा और सीधे की तरफ जाने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, टेंशन मत लो। बट इस टाइम तक आते आते अंदर बैठे हुए पांचों लोगों में से किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि याना ने अभी अभी पूरे जहाज को 15 डिग्री घुमा दिया है और वो अभी भी घूमने वाली पोजीशन में ही है और वो टर्न ले रहा है, अपने आप वो घूमे जा रहा है। बट इस बात का किसी ने भी अंदाजा नहीं लगाया। इसके अलावा डायरेक्शन तो चलो उस टाइम पर ऑटो पायलट के हाथ में नहीं थी, बट जहाज का एल्टीट्यूड यानी कि ऊंचाई और जहाज कितनी स्पीड से चलेगा ये प्रॉपर उस टाइम तक पूरे तरीके से ऑटो पायलट ही कंट्रोल कर रहा था। अब आप पूछेंगे कि अगर जहाज ऑटो पायलट के ऊपर था तो याना के वो व्हील दबाने से वो 15 डिग्री कैसे घूम गया। तो एक्चुअल में पूरे जहाज का रूट पहले से ही तय किया होता है और उसी रूट के ऊपर ऑटो पायलट अपने आप जहाज को निर्धारित स्थान पर लेकर जाता है। बट अगर बीच में कोई तूफान वगैरह आ जाए तो उस टाइम पर पहले पायलट्स को ऑटो पायलट काटना पड़ता था और बाद में वो जहाज की डायरेक्शन को चेंज कर पाते थे। बट अब ऐसा हो चुका था कि अगर मान लो ऑटो पायलट पर चलते चलते ही अगर हम थोड़ा सा जहाज को घुमा दें, सेट होते हैं वो लेवल्स 15 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री वो लेवल सेट होते हैं। अगर उन सेट किए हुए लेवल्स के ऊपर अगर हम प्लेन को घुमा दे तो वो जहाज घूम जाएगा और वापस छोड़ने पर वो जहाज सीधा अपने स्ट्रेट रूट जो उसने निर्धारित किया हुआ है उसी रूट के ऊपर चलने लगेगा। तकरीबन 12:48 तक सिर्फ 13 साल की इस लड़की ने इस पूरे जहाज को कंट्रोल किया। पीछे उसका पिता भी बैठा हुआ था, दोनों कैप्टन जहाज के यहाँ कैबिन में ही मौजूद थे। उन सभी की देखरेख में 13 साल की याना ने इस पूरे जहाज को कंट्रोल किया। 12:48 पर पूरे जहाज का मजा लेने के बाद याना ने कहा मुझे वापस पीछे आना है, आप अपनी सीट पर आ जाओ। बट उठने से पहले कैप्टन केंड्रिस्की ने याना से कहा कि देखो तुम ध्यान से उठना, क्योंकि तुम्हारे पैरों में ही पूरे जहाज के रडर पैडल हैं। इसके अलावा भी काफी सारे छोटे बड़ी नॉब्स, काफी सारे गियर्स, काफी सारे लीवर्स तुम्हारे घुटनों के पास ही हैं। तो जब भी तुम उठो इस सीट से तो ध्यान से उठना, कोई भी ऐसा वैसा बटन ना दब जाए, बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। यहाँ याना ने कहा मुझे बता दो किस तरीके से उठना है। याना को समझाते हुए केंड्रिस्की ने साइड में से ही याना को बाहर निकाल दिया और खुद जाकर अब सीट पर बैठ चुके थे। बट जैसे ही कैप्टन केंड्रिस्की अपनी सीट के ऊपर बैठे उसी टाइम पर पीछे खड़े 15 साल के एल्डार ने भी जिद लगानी शुरू कर दी कि पापा पापा मुझे भी तो ये जहाज चलाना है, मुझे भी तो ये कंट्रोल करके देखना है, मुझे भी इसको पास से फील करना है। अब एल्डार की ये बात सुनकर कैप्टन केंड्रिस्की ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम भी आ जाओ, मैं वापस पीछे आ जाता हूँ। कैप्टन केंड्रिस्की अपनी सीट से उठकर वापस पीछे की तरफ आए। अब 15 साल का एल्डार जाकर कैप्टन वाली सीट के ऊपर बैठ चुका था और बैठते ही उसने सबसे पहले कैप्टन से पूछा कि जनाब क्या मैं इस जहाज को थोड़ा सा टर्न मोड़ सकता हूँ क्या, थोड़ा सा इधर उधर करके देख सकता हूँ क्या, मुझे बहुत मजा आएगा, मुझे एक बार करके देखना है। जैसे ये बात एल्डार ने कही कैप्टन केंड्रिस्की ने कहा कोई दिक्कत नहीं है, तुम करके देख लो, मैं वापस सेट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर कैप्टन ने कुछ बटन दबाए और कहा एल्डार को कि हाँ अब तुम कर सकते हो। अब जैसे एल्डार ने सुना, एल्डार ने फिर से जहाज को लेफ्ट की तरफ थोड़ा टर्न कर दिया, झटके के साथ वो टर्न हुआ। 12:55 पर इगोर जो कि साइड में ही लेटा हुआ था, वो दूसरा इसका को पायलट जो अभी तक रेस्ट कर रहा था, सब कुछ देख रहा था कि क्या ये प्रोग्राम चल रहा है पूरा, उसने भी अपनी आंखें खोली, सभी की बातें सुनने लगा। उसने देखा कि साइड में बैठा हुआ एल्डार जहाज उड़ा रहा है। उसने अपनी सामने वाली स्क्रीन के ऊपर देखा जहां कुछ भी नहीं दे रहा था, क्योंकि सारे के सारे कंट्रोल्स इस साइड से उठकर उसी साइड मौजूद थे। 12:58 तक का टाइम आ चुका था और इस टाइम पर कैप्टन केंड्रिस्की ने हेडिंग नॉब जो हेडिंग वाला बटन था वो दबाया वापस और उसके बाद एल्डार को भी कहा कि चलो अब तुम भी यहाँ से खड़े हो जाओ। पीछे खड़ी याना ने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ सकती हूँ। बट बाहर निकलने से पहले व्लादिमीर ने अपनी बेटी यानी याना को समझाया कि बाहर आराम से जाना, बिल्कुल दबे पैर, क्योंकि हो सकता है कोई तुम्हें देख ले बाहर इस तरीके से कैबिन से निकलते हुए और डिस्टर्ब हो जाए या फिर हम पर कोई आवाज उठाए कि तुमने बच्चों को अंदर कैसे आने दिया। तो बिल्कुल ध्यान से जाना अपने पैर दबाकर। और जैसे ही व्लादिमीर ने अपनी बेटी को ये चीज समझाई उसी टाइम पर जहाज के अंदर एक बहुत ही गहरा झटका सा लगा और जैसे ही झटका लगा तभी तीनों पायलट्स का ध्यान सामने की तरफ गया, सामने पूरे पैनल्स के ऊपर गया कि आखिर यहाँ चल क्या रहा है। उस टाइम पर भी एल्डार अभी तक भी इसी कैप्टन वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। अब जैसे ये तीनों पायलट सामने स्क्रीन के ऊपर देख रहे थे, पैनल पर देख रहे थे, तीनों में से किसी को भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर अब ये झटका कैसे लगा, ये प्लेन एकदम से लेफ्ट की तरफ झुका हुआ क्यों है। उनको ऐसा फील हो रहा था उस टाइम पर। बट जैसे ही यहाँ कैप्टन केंड्रिस्की का ध्यान लेवल्स वाली स्क्रीन के ऊपर गया, उसने देखा कि जिस पाथ से अभी वो उड़ते हुए आ रहे थे वो पूरा स्ट्रेट लाइन में मौजूद था, वो प्रॉपर सीधा जा
रहा था, बट अब वो पूरी लाइन मुड़ चुकी है, मतलब प्लेन अब सीधा यू टर्न मार रहा है। इस चीज को एविएशन की लैंग्वेज में होल्डिंग पैटर्न कहा जाता है। जब भी कोई जहाज किसी एयरपोर्ट पर लैंड होने से पहले ऊपर एक अंडाकार शेप में चक्कर लगाता है और उसके बाद लैंड करता है, उसे ही हम होल्डिंग पैटर्न कहते हैं। बट जैसे ये चीज केंड्रिस्की ने देखी, उसको समझ नहीं आया कि आखिर ये प्लेन पूरा होल्डिंग पैटर्न के अंदर क्यों जा रहा है। अभी तो हम किसी एयरपोर्ट के पास भी नहीं है, और जब भी हम किसी होल्डिंग पैटर्न में जाते हैं तब हमें मैनुअली वो सेट करना पड़ता है कि हमें होल्डिंग किस पैटर्न में लेनी है, किस जगह पर लेनी है। बट हमने अभी तो कोई होल्डिंग पैटर्न सेट भी नहीं किया, तो ये प्लेन अपने आप क्यों ऐसे गोलाकार अंडाकार शेप में ऐसे ऐसे चक्कर लगा रहा है। आखिर प्लेन के साथ क्या हो रहा है, इसी चीज को सोचने में ही तीनों पायलट्स ने तकरीबन 20 सेकंड्स का समय लिया, जो कि उस टाइम पर बहुत ज्यादा 20 सेकंड्स वो कीमती थे इस पूरे जहाज को बचाने के लिए। बट इन्होंने 20 सेकंड्स लिए, उनको समझ ही नहीं आया, अभी तक भी प्रॉपर पूरे तरीके से समझ नहीं आया कि क्या हुआ है। और सोचते ही ये जहाज जहां पहले 15 डिग्री झुका हुआ था, वहीं अब वो पूरा 45 डिग्री का झुक चुका था और बहुत तेजी से वो चक्कर लगा रहा था, ऐसे गोल 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 गोल। बट इस टाइम तक भी डायरेक्शन को छोड़कर स्पीड और एल्टीट्यूड ऑटो पायलट ही कंट्रोल कर रहा था। बट जैसे ये 20 सेकंड बीते, उस टाइम पर एल्टीट्यूड की भी बत्ती जलने लगी और साथ ही स्पीड की भी बत्ती जलने लगी। पूरे कैबिन के अंदर हर जगह सिर्फ वार्निंग ही वार्निंग शो कर रहा था। कोई भी इस जहाज को सही तरीके से कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था। ये जहाज जहां भी 45 डिग्री झुका हुआ था, और तभी ये इस तरीके से वर्टिकली भी झुका नीचे की तरफ, यानी कि जो जहाज की नाक थी वो भी नीचे की तरफ हुई, और तकरीबन 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से ये जहाज सीधा नीचे धरती की तरफ आने लगा, सरफेस की तरफ आने लगा। और तब क्या होगा जब मैं आपको कहूं कि इस टाइम पर जब ये सब कुछ हो रहा था, इस टाइम तक भी ये एल्डार ही इस सीट के ऊपर बैठा हुआ था, कैप्टन वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ था। बट जिस टाइम पर ये 500 मील प्रति घंटे की रफ्तार से नीचे गिरना शुरू हुआ, उस टाइम पर प्लेन के अंदर इतना फोर्स लगा 4.6 जी। अब आप सोच कर देखिए, किसी भी चीज के ऊपर 4.6 जी का प्रेशर लगेगा तो उसका क्या हाल होगा। ये बिल्कुल ऐसा ही था जैसे लिफ्ट ऊपर से नीचे गिर रही हो और आप लिफ्ट के अंदर हो। बिल्कुल ऐसी ही चीज अब प्लेन के अंदर बैठे हुए ये लोग भी फील कर रहे थे। बट यहाँ दिक्कत ये भी थी कि जैसे ये फोर्स अंदर बैठे सभी लोगों ने महसूस किया, वो दबाव महसूस किया, उस टाइम पर को पायलट वाली सीट पर बैठे हुए इगोर को भी वो दबाव फील हो रहा था। उसको चीज समझ में आ गई थी कि आखिर प्लेन के साथ क्या हो रहा है। उस टाइम पर वो उठना चाह रहा था, बट वो दबाव ही इतना ज्यादा था कि वो उठ ही नहीं पाया, अपना हाथ आगे की तरफ ले ही नहीं पाया। अगर वो आगे की तरफ उठ जाता या फिर उसकी वो सीट पहले से ही खड़ी होती तो उसको लेट कर ऐसे उठने की जरूरत नहीं होती, वो पहले से ही बैठा हुआ होता। बट अब उसकी सीट रेस्टिंग पोजीशन में थी, वो लेटा हुआ था, उसे उठा नहीं गया, तो ये कंट्रोल्स भी उसके हाथ में नहीं आ पाए। इस टाइम तक पीछे बैठे हुए सारे पैसेंजर्स पीछे सीटों में चिपक चुके थे, इतनी स्पीड से वो नीचे गिरे जा रहे थे। बट किसी तरीके से इगोर यानी कि को पायलट ने हिम्मत दिखाई, उसने साइड में ही मौजूद अपनी सीट बेल्ट को पकड़ते हुए खुद को उठाने की कोशिश करी। वो उठा, उसने बहुत जोर लगाकर उस थ्रोटल को पीछे की तरफ डाउन किया, ताकि ये जो स्पीड बढ़ रही है नीचे जाने की वो किसी तरीके से कम की जा सके और ये जो दबाव उनके ऊपर पड़ रहा है वो किसी तरीके से कम हो सके। बट जैसे ये कम हुआ, उसी टाइम पर साइड में ही खड़े किंड्रिंसकी ने एल्डार के ऊपर चिल्लाना शुरू कर दिया कि एल्डार साइड में हटो, साइड में हटो, जल्दी हटो, मुझे एक प्लेन कंट्रोल करने दो। अब जल्दी में जैसे ही एल्डार उस सीट से उठा, उसका पैर सीधा नीचे लगे हुए रडर पैडल की तरफ गया। वो रडर पैडल को उसने दबाया और उस पैडल को दबाते ही वो सीधा सीट से पीछे की तरफ गिरा। बट यहाँ तक बहुत ज्यादा दिक्कतें इस प्लेन में आ चुकी थी, क्योंकि एकदम से प्लेन की डायरेक्शंस बदली जा रही थी, एकदम से प्लेन की स्पीड बदली जा रही थी, एकदम से उसके ऊपर जी फोर्स लग रहा था, एकदम से जी फोर्स उसका हट रहा था। इससे प्लेन का पूरा स्ट्रक्चर बहुत ज्यादा बिगड़ चुका था। अब जैसे जहाज नीचे गिरता हुआ जा रहा था, उस टाइम पर एल्डार ने भी वो रडर पैडल दबा दिया। बट उस टाइम पर वो थ्रोटल भी दबाया जा चुका था इगोर के द्वारा। उस टाइम पर जहाज की स्पीड तो कम हो गई, और इसी का फायदा उठाते हुए कैप्टन किंड्रिंसकी सीधा अपनी सीट पर बैठे और जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगे। एक बार आप उस टाइम की एक्चुअल फुटेज देख लीजिए कि आखिर जहाज के अंदर क्या चल रहा था। लास्ट रिकॉर्डिंग्स इस जहाज की देख लीजिए एक बार आप। बट जैसे ही कैप्टन किंड्रिंसकी को लगा कि स्पीड भी अब कंट्रोल में आ चुकी है, वो जहाज को भी कंट्रोल कर लेंगे, उनका ध्यान इस जहाज के एल्टीट्यूड वाले सिग्नल के ऊपर गया ही नहीं। उनको लग रहा था वो अभी भी बहुत ज्यादा ऊंचाई में है, बट एक्चुअल में जहाज सिर्फ और सिर्फ धरती से 1000 फीट की ऊंचाई पर था। उनको ऐसा लग रहा था वो तकरीबन 10 से 12 फीट 1000 की ऊंचाई पर होंगे और वो जहाज को आराम से बहुत प्यार से कंट्रोल कर लेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता था। जहाज सिर्फ 1000 फीट की ऊंचाई पर था और एग्जैक्टली 12:59 पर सिर्फ और सिर्फ ये पूरा काम होने के सिर्फ और सिर्फ 1-1.5 मिनट में ही ये जहाज 12:59 पर सीधा नीचे आकर जमीन से टकरा गया। आप एक बार वो फाइनल रिकॉर्डिंग भी सुन लीजिए जो जहाज के अंदर रिकॉर्ड की गई थी।
अब नीचे गिरते ही जहाज के अंदर धमाका हुआ और जहाज के परखच्चे उड़ गए। अंदर बैठे हुए 75 लोगों के भी परखच्चे उड़ गए। एक भी व्यक्ति इसके अंदर जिंदा नहीं बचा। बट अब आपके माइंड के अंदर ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये सब हुआ कैसे। तो इसके अंदर कुछ भी खास नया नहीं था, सिर्फ नई चीज थी इस जहाज के अंदर दिया हुआ एक नया फीचर जिसके बारे में इन पायलट्स को पता ही नहीं था। जी हाँ, अब क्योंकि इन तीनों ही पायलट्स ने सिर्फ रशियन जहाज ही पहले उड़ाए थे और उसमें ये सिस्टम था कि अगर जहाज ऑटो पायलट पर हो और उसमें से जहाज की स्पीड, डायरेक्शन और एल्टीट्यूड इन तीनों में कुछ भी थोड़ा बहुत भी फर्क आता है तो वो बीप करने लगेगा, उसके अंदर वार्निंग अलार्म बजने लगेगा। बट इस एयरबस 310 के अंदर ऐसा फीचर नहीं था। फीचर तो था इसमें कि अगर जहाज की स्पीड, एल्टीट्यूड और डायरेक्शन के अंदर थोड़ा बहुत भी फर्क आएगा तो वो सिर्फ वार्निंग लाइट शो करेगा, उसके अंदर अलार्म नहीं बजेगा, सिर्फ वार्निंग लाइट दिखाएगा। अगर तीनों ही चीजें यानी कि स्पीड, डायरेक्शन और एल्टीट्यूड तीनों ही डिसंगेज हो जाती हैं, ऑटो पायलट के कंट्रोल में नहीं रहती, तब वो वार्निंग अलार्म बजाएगा। और इस चीज के बारे में इन पायलट्स को पता ही नहीं था। उनको लग रहा था कि अगर कुछ भी गलती होगी तो यहाँ ये अलार्म बज जाएंगे, ऑटो पायलट अपने आप बता देगा मैं इस चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा। बट जिस टाइम पर याना ने कंट्रोल स्टीयरिंग को वो लेफ्ट की तरफ घुमाया था और 15 डिग्री झुका था जब ये जहाज, उसी टाइम से दिक्कतें होना शुरू हो चुकी थी। और जिस टाइम पर एल्डार इस कुर्सी पर बैठा और जाकर सीधा कंट्रोल करने लगा, उस टाइम पर इन तीनों पायलट्स को लग रहा था कि ये जहाज पूरा ऑटो पायलट के हाथ में है, जहाज आराम से कंट्रोल हो जाएगा। बट जैसे ही एल्डार ने अपने दोनों हाथों से उस कंट्रोल स्टीयरिंग को पकड़ा और इधर उधर करने लगा, उसी टाइम पर ऑटो पायलट ऑफ होने का काउंटडाउन शुरू हो चुका था और बैठने के सिर्फ 10 सेकंड बाद ही ये जहाज ऑटो पायलट से कट चुका था। अब आप सोच कर देख लीजिए, ऑटो पायलट था नहीं, मेन कैप्टन पीछे खड़ा हुआ है, को पायलट सो रहा है और सिर्फ एक 15 साल का लड़का कैप्टन की कुर्सी पर बैठकर ये जहाज उड़ाएगा। बहुत ही ज्यादा बदकिस्मती से अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स जो कि हांगकांग अपने किसी काम से जा रहे थे, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहे थे, अपनी नौकरी पेशे के लिए जा रहे थे, बट वो उस रात हांगकांग पहुंच ही नहीं पाए। उससे पहले ही उन सभी की इस जहाज के पहाड़ से टकराने में मौत हो गई। और उसके बाद जब इस जहाज का एक ब्लैक बॉक्स मिला, उसी के अंदर से सारी चीजें सामने आई कि आखिर जिस टाइम पर जहाज के साथ ये सब कुछ हुआ, उस टाइम पर जहाज के अंदर क्या चल रहा था। इस एक्सीडेंट के बाद से ही एयरबस ने अपने सभी जहाजों के अंदर वो ऑटो पायलट से अगर कुछ भी चीज कट ऑफ होती है, स्पीड, डायरेक्शन या फिर एल्टीट्यूड, तो उसके साथ ही वार्निंग अलार्म बजने का भी नया फीचर ऐड किया ताकि पायलट्स को पता लग जाए कि क्या चीज ऑटो पायलट कंट्रोल नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए कि यहाँ पर किसकी गलती थी और क्या ये पूरा एक्सीडेंट एक बेवकूफी भरा एक्सीडेंट नहीं था? क्या इस चीज को टाला नहीं जा सकता था? आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में, मुझे आपकी राय जाननी है। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आर ड्राइंग्स को एंड कमेंट पिक में टू गेट अ शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।